कभी कभी खूबसूरती किसी भी इंसान के लिए परेशानी का सबब बन जाती है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, सच्ची घटना में कुछ ऐसे ही होता है। दरअसल एक महिला कैदी जो की जेल के अंदर बंद थी, और जब जब उसकी कोर्ट में तारीख होती थी तब तब उस महिला को उस वाहन में, जिस वाहन से कैदियों को लाते थे, ले जाते थे, आगे बिठाने की कोशिश करते थे। आगे बैठने वाले पुलिस वालों के पास अक्सर मोबाइल होते थे और उस महिला की कोशिश रहती थी कि वो फोन पर अपने परिवार वालों से, अपनों से बातचीत कर सके, लेकिन इसके बदले में जो उसे कीमत चुकानी पड़ती थी वो बहुत शर्मनाक होती थी। जब फोन उस महिला के पास होता था तो वो अपनों से बात करती थी, और इसी बीच में कोई भी पुलिस वाला उस महिला के सीने में हाथ डालकर अश्लील हरकत करता था, तो कभी उसके सलवार में हाथ डालकर अश्लील हरकत करता था। और यही अपना आप में बहुत बुरा था, भयानक था, लेकिन उस महिला को इससे कोई एतराज नहीं था, क्योंकि उसे जो वक्त मिला है, इस वक्त में वो ज्यादा से ज्यादा अपनों से बात करना चाहती थी। दरअसल वो महिला थी ही इतनी खूबसूरत कि उसके सामने चाहे वो ऐश्वर्या राय हो या कैटरीना कैफ जैसी हीरोइन हो, वो भी कहीं ना कहीं फेल हो जाया करती थी। जो एक बार उस महिला को देखता था बस जी भरकर देखने की कोशिश ही करता था। इसीलिए शायद होड़ मस्ती थी कि आज इस वाहन के साथ मैं जाऊंगा। ये कहानी जिसको मैं सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी वाकई रोमांचक है, परेशान करने वाली है, और इस कहानी में जो होता है वो वाकई बहुत भयानक होता है। इस कहानी का भी अंत बहुत भयानक होता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है, शुरू होती है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से। दरअसल एक लड़का जिसका नाम होता है पुनीत नारंग। पुनीत नारंग अपनी मां से कहता है कि मां, मुझे एक घड़ी बहुत पसंद आ रही है, मुझे पैसे चाहिए। जब पुनीत नारंग अपनी मां से पैसे मांगता है तो मां कहती है कि बेटा, तुम्हारे पास 100 से ज्यादा घड़ियां हैं, अब फिर तुम्हें कोई घड़ी पसंद आ गई। कहता है, मां पैसे दे दो, मुझे लेके आनी। उम्र उसकी लगभग 14 या 15 साल के आसपास होगी, और वो घड़ी लेके आता है। मां पूछती कितने रुपए की है, वो कहता है कि 2.5 लाख रुपए की है। अब 2.5 लाख रुपए जैसी उसके पास 100 से ज्यादा घड़ियां थी। किसी भी घड़ी की कीमत 1 लाख रुपए से कम थी ही नहीं। बात घड़ी की हो, बात पैंट की हो, बात शर्ट की हो, बात बेल्ट की हो, बात परफ्यूम की हो या बात जूते की हो, उसके पास जो भी सामान होते थे बड़े बड़े ब्रांडेड होते थे। ये कह सकते हैं कि 50 लाख या 60 लाख या 70 लाख रुपए से ज्यादा के तो उसके पास कपड़े और ये उसकी जो बेसिक नीड्स थी वही थी। पापा उसके बजाज कंपनी में अच्छी नौकरी पर थे। सब कुछ उसकी जिंदगी में ठीक चल रहा था, लेकिन वो नहीं जानता था कि जो उसकी जिंदगी चल रही है वो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। 15 साल की उम्र होती है, मां अचानक से बीमार होती है, मां की मौत हो जाती है। जैसे ही मां की मौत होती है, वो लड़का कहीं ना कहीं अब अकेला रहने लगा, और उसके पिता ने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए शादी कर लेते हैं। शादी का 1 आध साल तो बहुत अच्छे से गुजरता है, लेकिन उसकी जो सौतेली मां थी, वो सौतेली मां इस लड़के को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि पहली जो मां थी वो 2.5 लाख रुपए हो या 5 लाख रुपए हो, जितने भी पैसे हों उन्हें देने में कोई एतराज नहीं करती थी। लेकिन ये जो मां थी, उस मां को इसके खर्चे से एतराज होता था। 2-3 साल के बाद ही उस मां ने कुछ घर में ऐसा तांडव मचाना शुरू कर दिया, बाप और मां दोनों मिलकर उस लड़के को घर से निकाल देते हैं। वो अपना सामान बांधता है और यहां से सीधा चला जाता है दिल्ली के कुछ अलग इलाके में, और वहां जाने के बाद एक पोश इलाके में वो रहता था। अब पोश इलाके में रहते हुए एक मोबाइल की नेटवर्क कंपनी से जुड़ जाता है और वहां काम करना शुरू कर देता है। अच्छे पैसे मिलते थे, पढ़ा लिखा था, और अच्छे पैसे मिलने के बाद यहां से आता था, जाता था, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि उस पर किसी की नजर थी, और उस पर नजर थी यहां की रहने वाली एक बेहद खूबसूरत महिला जिसका नाम होता है प्रिया। प्रिया उसे आते और जाते देखती थी जब वो आता था, जाता था, क्योंकि लड़का भी बेइंतहा खूबसूरत था, और प्रिया की खूबसूरती के भी उस पोश कॉलोनी में अक्सर चर्चे होते थे। प्रिया अपने पति से खुश नहीं थी, इसीलिए उस लड़के को वो चोरी से, चुपके से देखती थी। लेकिन 3 दिन से उस लड़के को उसने नहीं देखा तो वो परेशान हो जाती है, और जिस कमरे में, जिस घर में रहता था, वो महिला उसी घर में पहुंच जाती है। जब प्रिया उसका दरवाजा खटखटाती है तो दरवाजा खुलता नहीं है। बार बार उसकी जब दरवाजे को नॉक करती है तब जाकर दरवाजा खुलता है, और वो लड़का आता है, और वो बुखार से तप रहा था, परेशान था। वो महिला इसी बात को देखते हुए उसके पास रुकती है। घंटे 2 घंटे रुकने के बाद उसकी सेवा करती है, और सेवा करने के बाद ही वो लड़का ठीक हो जाता है। उसके बाद फिर इस लड़की का, जिसका नाम प्रिया होता है, और उस लड़के का जिसका नाम पुनीत होता है, प्रिया पुनीत से अक्सर मिलते थे, चोरी से, चुपके से। महिला शादीशुदा थी, उसका मन अपने पति में कम और इस पुनीत में ज्यादा लगता था, और सब कुछ उसकी जिंदगी में ठीक ही चल रहा था। लेकिन यहां से मौका पाते ही ये यहां से लखनऊ की ओर रवाना हो जाते हैं। लड़की अपने पति को छोड़कर भाग जाती है, और जो वो पति को छोड़कर भागती है तो जब लखनऊ रहते हैं, यहीं पर उनका रहना सहना सब शुरू हो जाता है। और जानकीपुरम में एक आर्य समाज मंदिर है, यहां पर आने के बाद वो
शादी कर लेते हैं। तो शादीशुदा महिला के साथ रहना उसके लिए बिल्कुल ठीक ठाक था। उसकी जिंदगी में अब सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कमाने के जो जरिए थे वो पूरी तरह से बंद हो चुके थे। उसने सारी सुख सुविधाओं का आनंद लिया था, महंगी महंगी घड़ियां बांधना, महंगे महंगे कपड़े पहनना, जूते पहनना, परफ्यूम लगाना उसके लिए शौक था, लेकिन इस शौक को कैसे पूरा करे, इसलिए वो हर शनिवार हर रविवार लखनऊ से दिल्ली जाया करता था। और वहां जाने के बाद दो ऐसे लड़कों के संपर्क में आता है जो लड़के उसको कार चुरा के दिया करते थे। वो बहुत ही आलीशान गाड़ियां होती थी, बहुत ही लग्जरी गाड़ियां होती थी। गाड़ी चुरा के पुनीत को देते थे और पुनीत उन गाड़ियों को लेकर लखनऊ से पूर्वांचल की तरफ जाता था, तो कभी नेपाल की तरफ जाता था और उन महंगी महंगी गाड़ियों को अच्छे अच्छे दामों में बेचने लगता था। उससे जो पैसे मिलते थे वो अपनी पत्नी प्रिया को देता था, तो कभी उन लड़कों को देता था जो दिल्ली के अंदर उसे कार चुरा कर दिया करते थे। लेकिन कहते हैं कि दिल्ली पुलिस उस लड़के को लेकर इतनी सजग थी कि जब जब वो स्टीयरिंग पे बैठता था किसी भी गाड़ी के, वो गाड़ी को गाड़ी नहीं बल्कि हवाई जहाज बना दिया करता था। उसको पकड़ने के लिए पुलिस की शायद ताकत ही नहीं थी, दिल्ली पुलिस उसको पकड़ ही नहीं पा रही थी। और पुलिस ने जब उसके पीछे रखती है तो पता चलता है कि वो लखनऊ में रहता है, इसलिए लखनऊ पुलिस से दिल्ली पुलिस संपर्क करती है, कहती है कि हमें इस लड़के को पकड़ना है, रंगे हाथों पकड़ना है। और एक दिन ऐसा ही आता है, जब वो दिल्ली में था, कार लेके निकल रहा है, तभी पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। और पुलिस कहती है कि हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, भागने की कोशिश मत करना, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। अब तक वो 85 लग्जरी गाड़ियां चुरा चुका था, जिनकी कीमत करोड़ों में और लाखों में होती थी उस जमाने में, जिस जमाने की मैं बात कर रहा हूं। आज की तारीख में वो गाड़ियां और भी ज्यादा महंगी हो गई हैं। जिस गाड़ी में बैठा था पुलिस ने उसको घेर लिया है और घेरने के बाद कहा कि हम तुम्हें अपने आप को कानून के हवाले कर दो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। लेकिन वो लड़का भागने लगता है और जब कार चला रहा था तो कार के चारों टायरों में गोली लग जाती है, लेकिन उसकी कार नहीं रुकती और रिम पर ही वो अपनी गाड़ी को वहां से लेके भाग जाता है। पुलिस के हाथ नहीं आता। अब तक उसकी जान पर लगभग 85 मुकदमे दर्ज हो चुके थे, इसलिए उसने सोचा कि यहां दिल्ली में रहना अब सेफ नहीं है, बहुत ज्यादा खतरा है। तो दिल्ली में इस काम को वो पूरी तरह से छोड़ देता है और छोड़ने के बाद लखनऊ में आकर अपनी जगह बदलता रहता है, इसलिए कभी पुलिस के हाथ आता ही नहीं था। पुलिस लगातार इनपुट लेने की कोशिश कर रही थी, लगातार उससे बात करने की कोशिश कर रही थी। अब पैसे खत्म हो रहे थे, करें तो क्या करें। तभी पुलिस ने अपनी तरफ से कुछ और करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिलती है। इसी बीच में इस लड़के ने एक नया काम दिल्ली में लखनऊ में रहते हुए शुरू कर दिया। यहाँ के अलग अलग सुनार जो होते हैं, ज्वेलर्स होते हैं, बड़े बड़े ज्वेलर्स, उनको अब निशाना बनाना शुरू कर दिया। प्रिया को लेकर वो अक्सर सुनार की दुकान पर जाता था और वहां पर महंगे महंगे गहने खरीदने की बात करता था, महंगे महंगे गहने खरीदता था। आधे से ज्यादा रकम वो नगद देता था और बाकी का पेमेंट वो चेक से देने की कोशिश करता था। सामने वाले पर कुछ इस तरह का प्रभाव जमाता था, अपने कपड़ों से, अपनी घड़ियों से, अपनी बातों से, पढ़ा लिखा जो था। और एक एक करके उसने 7 सुनारों पर कह सकते हैं डकैती डाल दी थी, क्योंकि उसने बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में उसने सोना चांदी वहां से खरीदता जरूर था, लेकिन उसके पैसे नहीं देता था। और लखनऊ के अंदर भी उस पर 7 नए मुकदमे जारी हो जाते हैं। 7 मुकदमे यहाँ के, 85 मुकदमे दिल्ली के। अब पुनीत नारंग का नाम कोई छोटा मोटा नाम नहीं था, एक बड़ा नाम हो जाता है। लेकिन अब सुनार भी यहां पर लखनऊ में पूरी तरह से सतर्क हो जाते हैं कि कोई ऐसा लड़का आएगा जो चेक देता है और चेक लेने वाले से हम कभी बात नहीं करेंगे। तो प्रिया और नारंग ने फैसला किया कि अब यहां से ये सब करना भी अब सुरक्षित नहीं है, अब चलते हैं सीधा कानपुर की तरफ। ये कानपुर की पोस्ट कॉलोनी में रहते हैं और वहां जाकर एक नए सिरे से जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं। लेकिन अचानक ही इसको 20 लाख रुपए की सख्त जरूरत पड़ती है और सख्त जरूरत पड़ने के बाद लखनऊ के एक कारोबारी होते हैं जिनका नाम होता है सरबजीत सिंह गांधी। उनका बेटा होता है मनवीर उर्फ अर्जुन। मनवीर उर्फ अर्जुन, जिसकी उम्र अभी लगभग 12 या 13 साल के आसपास होती है। इस लड़के को ये लेकर सीधा कानपुर की तरफ पहुंच जाता है और कानपुर की तरफ जाने के बाद एक कालपी जगह होती है और दूसरी है शुक्लागंज। कभी कालपी से फोन करता था, कभी शुक्लागंज से फोन करता था। अगर दोनों की दूरी की हम बात करें तो लगभग 85.7 किलोमीटर ये होती है। ये अब से सन 2004 की मैं बात कर रहा हूं। उन दोनों ट्रैफिक भी इतना नहीं होता था, लेकिन आजकल तो ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा है। कार से उन दोनों जो दूरी होती थी वो 1 घंटा 48 मिनट में पूरी होती थी, लेकिन ये आधे ही समय में दूरी पूरी करता था, क्योंकि कार जो चलाता था बहुत ही फास्ट, बहुत तेज चलाता था। और पुलिस ये समझ नहीं पा रही थी कि कालपी से फोन करने वाला अलग है या शुक्लागंज से फोन करने वाला अलग है। पुलिस को लगता था कि कई लोग हैं इस किडनैपिंग के अंदर, और किडनैपिंग की थी पुनीत नारंग ने। पुनीत नारंग अलग अलग फोन से बातचीत करता था और इस लड़के को पकड़ने की कोशिश करते थे। लेकिन हद तब हो जाती है जब उस बच्चे का जिसका इसने अपहरण किया था, उसके घर पर फोन करता था और कहता था कि मुझे 20 लाख रुपए की रकम मेरे खाते के अंदर डाल दीजिए, यदि तुमने पैसे नहीं डाले तो तुम्हारे बेटे के साथ कुकर्म करूंगा और कुकर्म करने के बाद
तुम्हारे पास उसका वीडियो भेजूंगा। बाप की बात सुनकर डर जाया करता था, परेशान होता था। थाना अलीगंज लखनऊ के अंदर यह मुकदमा दर्ज था। पुलिस से लगातार कोशिश कर रहे थे। 12-13 दिन बीत जाते हैं, बेटे का कहीं पता नहीं चलता। लेकिन अचानक ही जो 3 नंबर होते हैं, उस 3 नंबर पे एक लैंडलाइन नंबर से फोन आता है। और लैंडलाइन नंबर से जब फोन आता है, यही पुलिस के लिए एक रास्ता खोलने का द्वार बन जाता है। और यहीं से पता चलता है कि ये फोन कानपुर से किया गया फोन है। और उस फोन में यह कहा जाता है कि आपने जो सीडी मंगाई थी, आपने जो कुछ गानों की, फिल्मों की सीडियां मंगाई थी, उस हम देने के लिए गए, लेकिन वो कमरा, जो वो घर है, वो पूरी तरह से बंद है। तभी इधर से आवाज जाती है कि कमरा बंद नहीं है, बल्कि बाहर से ताला लगाया गया है, अंदर प्रिया मौजूद है। आप जो भी सामान है वो दरवाजे के नीचे से दे देना, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस को लीड मिलती है। पुलिस इसी लीड के आधार पर उस दुकान पर पहुंचती है जिस दुकानदार ने लैंडलाइन नंबर से फोन किया था। और 2 पुलिस वाले उनके पास जाते हैं और जाकर कहते हैं कि हमें DDLG की CD दे दो और साथ ही कुछ BF दे दो। जब BF मांगते हैं, कहते हैं सब हम, अब दुकानदार साफ इनकार कर देता है, कैसी बात कर रहे हो, हम इस तरह की गंदी फिल्में नहीं रखते। वो कहते हैं कि आप हमारे लिए मना कर रहे हैं, लेकिन प्रिया नारंग को आप इस तरह की CD भी दे देते हैं, उसके जो हस्बैंड है पुनीत नारंग, उसको भी CD देते हैं, हमसे क्या ऐतराज है। वो कहते हैं, यहीं पर जब पुलिस वाले उस दुकानदार से बात कर रहे थे तो जानबूझकर गलत एड्रेस दिया गया था। वो कहते हैं कि सर आपको शायद गलत फहमी है, वो वहां नहीं बल्कि इस इलाके में रहते हैं। और पुलिस वाले जो चाहते थे, उन्होंने जो एक चाल चली थी, उस चाल में दुकानदार फंस जाता है और कुल मिलाकर उस जगह का एड्रेस मिल जाता है जिस जगह का एड्रेस चाहते थे। दिल्ली पुलिस हो या फिर लखनऊ की पुलिस हो, इस पुनीत नारंग और प्रिया नारंग को तलाश करने की लगातार कोशिश कर ही रही थी। उस CD वाले दुकानदार की वजह से वो असली एड्रेस मिल जाता है। और जब दोनों पुलिस वाले घर जाते हैं और घर जाने के बाद दरवाजा नॉक करते हैं, और नॉक करते ही एक महिला जब निकल के सामने आती है तो पुलिस वाले भी उस महिला को देखकर एकदम हैरान रह जाते हैं। दरअसल वो इतनी खूबसूरत थी, उसकी खूबसूरती को लेकर वो वाकई बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि उनके सामने शायद इतनी खूबसूरत महिला कभी आई नहीं थी। और इस महिला को देखते ही वो अंदर घर में जाते हैं। और जो बच्चा है अर्जुन, जिसका पूरा नाम मनवीर है, जिसका लखनऊ के अलीगंज के एक व्यापारी का बेटा है, जिसका अपहरण हो चुका था, उसको देखते हैं तो उसका शरीर पूरा टेप से लिपटा हुआ था और वो आराम से चल सकता था, घूम सकता था, लेकिन बैठ नहीं सकता था। उसके हाथ और मुंह तक पूरी तरह से टेप बंधा हुआ था ताकि वो भाग ना सके या हाथों का इस्तेमाल ना कर सके। पुलिस वालों ने उस बच्चे को भी कब्जे में ले लिया और उस महिला ने कोई शोर नहीं किया। वो महिला बैठ जाती है। पुलिस वाले इंतजार कर रहे थे कि अब पुनीत नारंग आएगा तब उसे उठा के ले जाएंगे। और यहां से बड़े बड़े ऑफिसर भी उस जगह पर पहुंच जाते हैं, कानपुर की उस इलाके में। उसे इलाके को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया जाता है। पुलिस वाले अलग अलग भेष बदल कर खड़े हो जाते हैं कि अब पुनीत नारंग आएगा तो उसे पकड़ा जाएगा। लेकिन पुनीत नारंग जब आता है तो कार से आता है। और वो पुलिस वाले, क्योंकि दिल्ली भी आते जाते थे, दिल्ली की पुलिस लोग कांटेक्ट में थी, तो दिल्ली की पुलिस ने कहा था कि जब जब वो किसी स्टीयरिंग पे बैठा होता है तो गाड़ी का स्टीयरिंग गाड़ी नहीं होती बल्कि वो हवाई जहाज बन जाता है, बहुत तेजी के साथ चलती है। उस पुलिस वाले आपस में बातचीत कर रहे हैं कि वो गाड़ी से आएगा तो उसे छेड़ना मत, जब तक गाड़ी से ना उतर जाए, जब तक उसको ना पकड़ना। लेकिन पुलिस वालों ने कहा कि हम उसे पकड़ लेंगे। और जैसे ही पकड़ने की बात कर रहे हैं तो 800 मारुति कार के अंदर बैठा होता है, जिसकी कोई ज्यादा विसात नहीं होती। लेकिन जैसे ही पुलिस वालों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, उसने उस छोटी सी कार को, 800 मारुति को, हवाई जहाज की तरफ भगाना शुरू कर दिया। मिनट सेकंडों का किस्सा था, खेल था। पुलिस वालों ने उसे घेर रखा था। एक पुलिस वाले के हाथ में पिस्टल थी, दूसरे में रिवॉल्वर लगी हुई थी और लगातार एक नहीं बल्कि 18 राउंड गोलियां चलाई जाती हैं। 18 राउंड गोलियों में से एक भी गोली उस कार को टच नहीं करती, छूती नहीं है। सामने से एक पुलिस वाला और है, उसके टायर में गोली मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो भी गोली मिस हो जाती है और वो गाड़ी यहां से बहुत तेजी के साथ भाग रही थी। तभी एक और पुलिस वाले ने अपनी सुमो कार से उसमें सामने से जब टक्कर मारता है तो टक्कर लगने के बाद पीछे उसके बस खड़ी हुई थी। बस और सुमो के बीच में जब गाड़ी आती है तब उस गाड़ी में पूरी तरह से दबाने की कोशिश की जाती है, तब कहीं जाकर वो कंट्रोल में आता है, रुकता है। यहां पुलिस वाले जब उसको गोली मारने की कोशिश कर रहे थे, उसका एनकाउंटर करने की कोशिश कर रहे थे, तभी चारों तरफ से वो देखते हैं तो बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं। इस दृश्य को देख रहे थे, बहुत से लोग समझ रहे थे किसी फिल्म की शूटिंग चल रही थी, लेकिन फिल्म की शूटिंग नहीं बल्कि पुनीत नारंग को पकड़ने के लिए पुलिस ने एक जाल बिछाया था। वो पकड़ा जाता है और पकड़ने के बाद जेल जाता है। जो बच्चा जिसका अपहरण हुआ था वो बच्चा भी अपना सकुशल अपने परिवार के पास पहुंच जाता है। थाना अलीगंज लखनऊ में ये मुकदमा दर्ज होता है। पुलिस वाले इसको गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद इसको जेल भेज देते हैं। कुछ ही समय तक ये जेल में रहता है और मौका पाते यहां से जेल से भाग जाता है। जब भाग जाता है एक बार फिर पुलिस इसको कब्जे में लेने की कोशिश करती है, लेकिन हाथ नहीं आता। पुलिस वालों पर उल्टा ये फायरिंग कर देता है। पुलिस वाले अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं और जवाबी फायरिंग में जब इसे गोली मारते हैं तो ये गोली लग जाती है। पुनीत नारंग का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। लेकिन जो प्रिया नारंग होती है, प्रिया नारंग
आज भी सलाखों के पीछे है। उसकी खूबसूरती के चर्चे आज भी हैं। जब जब वो कोर्ट जाती थी तब कोई भी पुलिस वाला उसके बराबर में बैठने की ख्वाहिश रखता था। उसे फोन पे बात कराने के लालच में उसके शरीर को टच करने की कोशिश करता था, क्योंकि उसकी जो खूबसूरती थी, बताते हैं कि ऐश्वर्या राय से भी कहीं ज्यादा थी। अब तो लगभग उसकी एज 48 साल या 50 साल के आसपास हो चुकी है। अब कोई उसके पास में बैठना चाहता है, नहीं बैठना चाहता है, इसका तो पता नहीं। लेकिन वो महिला आज भी सलाखों के पीछे है और अपने किए पर पछतावा होता है। अपने पति को छोड़कर जिस तरह से उसने पुनीत के साथ एक नई जिंदगी जी थी, तो शायद उसे लगता है कि जिंदगी में उसके जो भी हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।